बोर्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार मुझे बता देना। दिख रहा है। ओके, ओके। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा था और इसकी प्रॉपर्टी। ये सबको समझ में आ गया था? कुछ पूछना है लास्ट क्लास से? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? नहीं सर। ओके, तो चलो मैं एक बार फिर भी रिकॉल कर दे रहा हूं लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था। सो पैरेललोग्राम का क्या डेफिनेशन था? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल in which opposite sides are parallel. हाँ, नहीं, फिर डेफिनेशन में मैंने ऑलरेडी पहले भी बोला था कि डेफिनेशन में हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में जो मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये सारे जो है प्रॉपर्टीज में आएंगे, ठीक है। अगर अपोजिट साइड पैरेलल नहीं हो जाएगा ना, उसी से पैरेललोग्राम बन जाएगा। अपोजिट एंगल हमको इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा जब पैरेलल हो जाएगा। तो ये हमने प्रूफ भी किया था लास्ट क्लास में, याद है? प्रूफ किया था ना? नहीं, लास्ट क्लास Yes, में sir. हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि हम लोग को ये बताने की जरूरत नहीं है कि अपोजिट साइड इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ये सारी ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगी, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए, ये पैरेलल का नोटेशन है ना, ये सबको पता है? ये Yes, पैरेलल sir. का नोटेशन है ना? इन Yes, क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो जाए, देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, देन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसका मतलब है, तुम यहां से समझो, अगर एक क्वाड्रिलेटरल को मुझे पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा, तो हम अगर ये दिखा दें कि उसका अपोजिट साइड पैरेलल है, सिर्फ इतना ही दिखा दे, इसके अलावा हमको और कुछ नहीं दिखाने की जरूरत है। तो तुम खुद देखो कि अगर तुम ये दिखाने लगोगे कि अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड एंगल इक्वल है, तो ये बहुत सारा लेंदी हो जाएगा ना। मैंने क्या बोला? सिर्फ हमको इतना दिखाना पड़ेगा कि इसका अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है। सिर्फ इतना अगर हम दिखा दें कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये ऑटोमेटिकली क्वाड्रिलेटरल मेरा क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। ये मिनिमम कंडीशन है, हमको अधिक की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना ही दिखा देना तो क्वाड्रिलेटरल मेरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। समझ में आया सबको? Yes, sir. अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल ये मेरा पैरेललोग्राम है, तो पहला तो डेफिनेशन से आ गया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। दूसरा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल आल्सो, ये प्रॉपर्टी में आएगा, डेफिनेशन में हम इसको नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में क्या आएगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, इसका मतलब क्या है? ए बी जो है वो डीसी के बराबर होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली। और मेरा जो एडी होगा ये किसके बराबर होगा? बीसी के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हम लोगों ने इसका प्रूफ भी किया था। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
तो इसका मतलब क्या है, इसका नाम अगर हम 1 दे देते हैं, इसका नाम अगर हम 2 दे देते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये अपोजिट एंगल है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये किसकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, पैरेललोग्राम की। अगर तुमको पता है क्वाड्रिलेटरल मेरा पैरेललोग्राम है, तो हम ये सारी चीजें बोल सकते हैं, हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको पता है ये मेरा पैरेललोग्राम है, तो हम बोल सकते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो तो डेफिनेशन से आ गया। हम ये भी बोल सकते हैं कि AB और DC बराबर होगा और BC और AD बराबर होगा, हम ये भी बोल सकते हैं। और हम क्या बोल सकते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। इसके अलावा हम और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं, अब ये क्वाड्रिलेटरल है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 2। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम में भी कितने डायगोनल्स होंगे, 2 ओके। सो एक डायगोनल मेरा ये हो गया, दूसरा डायगोनल मेरा ये हो गया। तो अब ये क्या बोलता है कि क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब कोई बताएगा, पढ़े हो इसके पहले भी ना बाइसेक्ट वर्ड। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, मिलना बाइसेक्ट वर्ड का मतलब, हाँ मिलना फिर से बोलो, नहीं नहीं Both the diagonals meet. नहीं, वो तो होता है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट। तो एवरी बाइसेक्ट अगर हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं इंटरसेक्शन है, बट इंटरसेक्शन है तो हम नहीं बोल सकते कि बाइसेक्ट हो रहा है। तो बाइसेक्ट वर्ड, इंटरसेक्शन जो है ना ऑलरेडी है, यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है इसका मतलब इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब है क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन है तो बाइसेक्ट हो रहा ही होगा, ऐसा नहीं है। तो बाइसेक्ट जो है ना और थोड़ा सा स्पेसिफिक वर्ड है बाइसेक्ट, समझ में आया। बाइसेक्ट का मतलब है इंटरसेक्शन, बट इंटरसेक्ट का मतलब नहीं है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट है तो इंटरसेक्ट है, बट इंटरसेक्ट है तो बाइसेक्ट नहीं है। तो बाइसेक्ट का और थोड़ा सा स्पेसिफिक मीनिंग होगा। चलो ठीक है, मैं बता दे रहा हूं बाइसेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट, बाई का मतलब है दो, सेक्ट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी कि ये दोनों डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो जो है वो बाइसेक्ट हो रहा होगा वहां पे। इंटरसेक्ट से अलावा हम और भी वर्ड यूज कर सकते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब इस पॉइंट पे दोनों डायगोनल जो है ना इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा, यानी कि ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर। समझ में आया बाइसेक्ट वर्ड का मतलब क्या है। सर इंटरसेक्ट यस इंटरसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट मतलब कट कर रहा है। तो देखो दोनों डायगोनल कट कर रहा है, बट बाइसेक्ट यहां पे बहुत ही सुटेबल वर्ड है। हम क्या बोल रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, बट अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं कि बाइसेक्ट कर रहा है। ये देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है, ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। देख रहे हो, ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है ना। तो ये इंटरसेक्ट है बट बाइसेक्ट नहीं है, ठीक है। यस समझ में सर आया, बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, सर जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां से वो दोनों दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा, यानी कि पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ओ पर जो है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, यानी कि ये वाला लेंथ इसके बराबर होगा और ये वाला लेंथ इसके बराबर होगा। तो मैं क्या बोल रहा था, डायगोनल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करता ही करता है। बोर्ड क्लियर नहीं है, सर सही से नहीं, नो सर हाँ सर बोर्ड क्लियर नहीं आ ओके रहा ओके, है। जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट, ठीक है जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट। अभी देखो
दिख रहा है? नो सर। नो सर, अभी भी क्लियर नहीं आ रहा। यस सर, दिख रहा है अब। सर दिख रहा है। यस दिख सर, रहा अब है? क्लियर दिख रहा है। यस सर, अभी क्लियर दिख यस रहा है, सर। पहले नहीं दिख रहा था। ओके, सो मैं क्या बोल रहा हूं कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है, बट हम इंटरसेक्ट से और भी अधिक अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब जहां पे ये दोनों कट कर रहा है यानी इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट जो है डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। यानी कि AC को ये O जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं AO और OC बराबर होगा, OB और OD बराबर होगा। समझ में आया बाइसेक्ट वर्ड का मतलब क्या है? यस सर। ठीक है, यस तो हम सर। क्या बोल रहे हैं? डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हम ये वर्ड यूज करेंगे। इंटरसेक्ट वर्ड बहुत स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, यहां पे जो सबसे सुटेबल वर्ड है वो बाइसेक्ट। सो डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या हो गया? AC डायगोनल और BD डायगोनल जहां पे कट कर रहा है वो मेरा दोनों डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। यानी कि OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। सो ये बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है। सो ये हमारा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। सबको ध्यान रहेगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, क्योंकि जो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे ना 3.2, उसमें हम लोग को यही प्रॉपर्टी ध्यान रखना पड़ेगा। 3.3 सॉरी 3.3 तक आ रहा है एग्जाम में ना, तो 3.3 को सॉल्व करने के लिए हम लोग को इतनी सारी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी याद रखोगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत टफ नहीं रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। सारे ओके, क्वाड्रिलेटरल सो में ये ध्यान डायगोनल रखना, बाइसेक्ट ही करेगा। नहीं मैंने सारे क्वाड्रिलेटरल में नहीं बोला है, मैंने किस में बोला है? अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पैरेललोग्राम। 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 अब हम लोग देखेंगे कि बाकी सारे क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा डायगोनल, वो हम लोग देखेंगे। बट अभी हम नहीं बोल सकते हैं कि सारे क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्ट करता है, नहीं, ये हम सारे के लिए नहीं बोल सकते हैं। हमको जिसके लिए पता है हम सिर्फ उसी के लिए बोलेंगे। तो अभी हमको सिर्फ किसके लिए पता है? पैरेललोग्राम के लिए। तो हम सिर्फ पैरेललोग्राम के बारे में ही बताएंगे, हम और किसी और क्वाड्रिलेटरल के बारे में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो हम किसी और क्वाड्रिलेटरल में नहीं बोलेंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है। ध्यान रहेगा इस चीज का। हमने ये जो भी प्रॉपर्टी Yes, sir. बताई है ये सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए बताया है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी अगर तुम्हें नहीं पता है कि किसी और क्वाड्रिलेटरल में होता है या नहीं होता है, तो हम उस क्वाड्रिलेटरल में ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी याद रखना। सर काइट ठीक है, नहीं हुआ है। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, अभी क्लास के बाद, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? सर अभी काइट नहीं हुआ है। नहीं, अभी तो हमारा बहुत सारा क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी नहीं हुआ है, हम सिर्फ 3.3 तक ही पढ़ रहे हैं ना। 3.4 में जब हम जाएंगे ना तो रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, काइट के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, सो सर अब पीटी आपने का 3.3 सर हाँ बोलो। सर PT1 को जो हाँ, आएगा, जैसे कि मान लीजिए MCQ के साथ डिस्क्रिप्टिव का आएगा सर, तो पेपर में लिखना है तो या फिर वे टाइपिंग करना है? टाइप भी कर सकते हो, अगर आंसर वहां टाइप करने का मैंने स्पेस भी दे रखा है, तुम टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुमको सॉल्यूशन भेजना है तो व्हाट्सएप पे नहीं भेजोगे,
तुम अपना सॉल्यूशन जो है उसी के साथ ना अटैचमेंट का एक ऑप्शन होता है, देखना, ठीक है, जहां स्पेस होता है उसके साइड में ही अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करना और अपना जो भी लिखा हुआ चीज है उसको अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज वहां पे टाइप करने का मैं ऑप्शन भी दे रखा हूँ, ठीक है, टाइप भी कर सकते हो अपना आंसर। सर कोई ठीक जो है, सॉल्यूशन होगा वो गूगल क्लासरूम में सबमिट कर सकते हैं? हाँ गूगल क्लासरूम में सबमिट कर सकते हो, लेकिन मैं फिर स्पेस क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, फ्रंट वाले पेज पे नहीं। मैंने तुमको अपलोड करने का मेथड बताया है ना? यस सर। यस सर। अपलोड करने का मेथड बताया गूगल क्लासरूम में, वैसे ही अपलोड करोगे, अदरवाइज क्या है फिर कॉपी चेक करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। ओके, सो अपने स्कूल में एक्सरसाइज पे भी आओ, आके एक्सरसाइज सबमिट 3.3 पर। सर स्कूल में भी आके सबमिट कर सकते हैं? स्कूल में नहीं, स्कूल में अभी आने की इजाजत नहीं दी गई है तुम लोग को, ठीक है, तो बेहतर है कि अभी जब होगा तो ऐसा कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल गूगल क्लासरूम में ही अपलोड करना, ठीक है। सर या संस्कृत फिर वाले मैम आंसर लिखने का मैंने वहां स्पेस, कर सकते हैं। वो अभी मुझे नहीं पता उतना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना पहले इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, अगर होगा तो मैं मैसेज कर दूंगा फिर, ठीक है। ओके हाँ, सर। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में आओ, पहला क्वेश्चन, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ठीक है, इस पैरेललोग्राम में क्या बोल रखा है, इस पैरेललोग्राम में बोल रखा है कि AD जो है ABCD, ये AC डायगोनल है, BD डायगोनल है, O इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पे बाइसेक्ट कर रहा है। AD जो है किसके बराबर होगा, पूछा गया है, AD किसके बराबर होगा? BC। BC। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया हम लोगों ने? अपोजिट Opposite एंगल्स आर property. अपोजिट एंगल्स, Opposite property. एंगल है, अपोजिट सर opposite property. अपोजिट प्रॉपर्टी क्या होता है आर्या? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यस, ये प्रॉपर्टी है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये लिखा है, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल DCB, एंगल DCB ये किसके बराबर होगा? DAB के बराबर होगा। DAB। क्यों बराबर होगा, किस प्रॉपर्टी से आया ये? अपोजिट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। इसी तरह OC इज इक्वल टू, OC किसके बराबर होगा? OA किस प्रॉपर्टी से आया? डायगोनल बाइसेक्ट ईच Diagonal bisect. यस, वेरी गुड, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसकी मदद से हमने ये बोला कि OC जो होगा वो OA के बराबर होगा, अगर पूछता OB तो OB जो है OD के बराबर होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसकी मदद से हमने ये कंक्लूजन निकाला है। नेक्स्ट, एंगल DAB प्लस एंगल CDA, इसका वैल्यू कितना होगा? तो DAB ये वाला एंगल और CDA इन दोनों का सम कितना होगा, कोई बताएगा? पढ़े हो, क्यों, क्या रीजन होगा? 180 degree. क्या रीजन है? कोलिनियर पेयर क्या रीजन है? लीनियर पेयर कोलिनियर सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ सफिशिएंट कोलिनियर नहीं है, को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री नहीं होता है। तुमने याद करो, क्लास में पढ़ा था कि अगर ये दोनों लाइन है तो ये दोनों मेरा को इंटीरियर एंगल है, बट को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री नहीं होता है। कब को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है? को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कब होता है? कब होता है को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री?
जब दो लाइन मेरा पैरेलल होगा तब उस वक्त जो कोई इंटीरियर एंगल बन रहा होगा वो उसका सम मेरा 180 डिग्री होगा। ये हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था, भूल गए तुम लोग? हमें ये कोई इंटीरियर एंगल है बट इसका सम 180 डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। अगर ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल हो जाए then we will say that the sum of co-interior angle is 180 degree. Got it? Yes, sir. तो यहां पे opposite sides of a parallelogram are parallel. That's why the sum of these two angle will be equal to 180 degree. ये रीजन होगा। तो यहां पे हमने डेफिनेशन का यूज किया कि opposite sides of a parallelogram are equal. That's why the sum of co-interior angle will be equal to 180 degree. समझ में आया? यस सर। यस सर। अदरवाइज कोई इंटीरियर एंगल तो तुम देखो इस क्वाड्रिलेटरल में भी कोई इंटीरियर एंगल है, तो क्या तुम बोलते हो कि इसका सम 180 डिग्री होगा? इन दोनों का सम, ये भी कोई इंटीरियर एंगल है ना? यस सर। यस इसका सर। सम 180 डिग्री होगा क्या? इसका सम 180 डिग्री होगा क्या? नो सर। नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दीज टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल। लेकिन पैरेललोग्राम में ये दोनों पैरेलल होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो कोई इंटीरियर एंगल बन रहा है उसका सम जो होगा 180 डिग्री होगा, बिकॉज द टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। रीजन समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व करना है? Yes, sir. अब सेकंड क्वेश्चन Yes, में आओ। sir. सेकंड क्वेश्चन में सारा सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन में कुछ ही सॉल्व करूंगा, बाकी सारा तुम खुद से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड वाला डायग्राम है ना उसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? ओके, इसमें क्या तुमको एक्स वाई जेड का वैल्यू पता करना है। ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो ये इसके बराबर होगा। पैरेललोग्राम पहले ही बोल दिया है ना क्वेश्चन में। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं सारे के सारे मेरे पैरेललोग्राम है, ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है? ये बार बार तुमको नहीं ध्यान, खुद से समझना है कि पैरेललोग्राम है तो हम जितनी भी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की वो यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो अब तुमको एक्स वाई जेड का वैल्यू पता करना है। तो अब ये पैरेललोग्राम है तो तुम खुद देखो, इसमें एक एंगल और दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है? अब तुम खुद देखो कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड का पैरेलल, X के अपोजिट 90 डिग्री बना हुआ है। एक्स के अपोजिट में 90 डिग्री बना हुआ है। हाँ, यहाँ 90 डिग्री भी बना हुआ है। ये नोटेशन जो है 90 डिग्री का है। तो अब तुम ये देखो कि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी हम जानते हैं सारा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ज्योमेट्री में हम लोगों ने एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है वो भी यूज कर सकते हैं। तो तुम ये देखो, पहला ये किसका नोटेशन है? 90 डिग्री का। तो एक्स और 90 डिग्री बराबर होगा? यस सर। यस सर। एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, यस और नो? क्या रीजन देंगे? रीजन क्या देंगे? Vertically opposite angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजन भी देना है, ठीक है? दूसरा, अब ये 90 डिग्री हो गया। अब तुम देखो y 90 और 30 एक ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ना? Yes, sir. तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। यस सर। यस तो सर। इसका नाम दे दो OAB। इन ट्रायंगल OAB, जिस ट्रायंगल में काम कर रहे हो उस ट्रायंगल का नाम दो। इन ट्रायंगल OAB एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है? x प्लस y प्लस 30 डिग्री इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब
हमने x का वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है 90 डिग्री, तो 90 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 प्लस 30 120, सो y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल इक्वेशन है ना, ये सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। यस सर। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, माइनस 120 डिग्री करेंगे, सो y प्लस 120 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो इससे y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 60 डिग्री, y का वैल्यू निकल गया 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब y का वैल्यू जब 60 डिग्री आ गया, अब बचा z। तुम देखो ये दोनों पैरेलल है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये मेरा ट्रांसवर्सल है, तो y और z के बीच में कोई रिलेशन है क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है। तो y विल बी इक्वल टू z एंड इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज alternate interior angles are equal if the lines are parallel. So alternate interior, मेरे ख्याल से लगता है बहुत सारे लोग जो है इन सारी चीजों को भूल चुके हो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल क्या होता है, अगर ये भूल जाओगे तो फिर चलो मैं एक बार रिकॉल करा दूंगा अभी फिर से। तो ये समझ में आया सॉल्यूशन सबको? यस सर। समझ में आया? यस कुछ सर। पूछना है किसी को? ओके तो चलो हम लोग मैं फिर से एक बार ना तुम लोग को रिकॉल करा दे रहा हूँ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये सारी चीजें मैं एक बार फिर रिकॉल करा दे रहा हूँ क्लास 7 में। तुम हाँ बोलो सर वीडियो सर साफ नहीं दिख रहा। यस सर नहीं साफ दिख रहा है। ओके जस्ट अ मिनट, अभी ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। देखो दो लाइन अगर है और दो लाइन पे एक लाइन फॉल कर रहा है, तो ये जो सिंगल लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये दोनों लाइन जरूरी नहीं कि पैरेलल हो, ठीक है। अब तुम देखो कितने तरह के एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ एंगल बाहर में बन रहे हैं, कुछ एंगल अंदर में बन रहे हैं। तो अंदर में एंगल कौन कौन बन रहा है, 3 4 5 6। बाहर में एंगल कौन कौन बन रहा है, 1 2 7 8। ये सबको समझ में आया पहले? यस सर। यस सर। ओके तो पहला जो अंदर में एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन है, 3 4 6 5। 3 4 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6। और एक्सटीरियर में एंगल कौन कौन है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 8 एंगल 7। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 और एंगल 8। अब पहला वर्ड आ रहा है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होता है ये पहले पहचानो। तो अब तुम इसमें भी एक चीज देखो, कुछ एंगल है जो लाइन के एक साइड में है और कुछ एंगल लाइन के दूसरे साइड में है। एक साइड वाला एंगल कौन है, 1 3 5 7 है, सेम साइड में है। यस सर। यस सर। और 2 4 6 8 लाइन के दूसरे साइड में है, इस साइड में है ना। तो वो इंटीरियर एंगल, यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है ना इंटीरियर, यानी कि कोई इंटीरियर एंगल बाहर वाला एंगल नहीं होगा, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8 नहीं होगा। जो भी होगा वो एंगल 3 4 5 6 में होगा। तो कोई इंटीरियर एंगल हमेशा दो एंगल होगा, दो से अधिक एंगल नहीं होगा। तो कोई इंटीरियर एंगल जो होता है वो एक तो इंटीरियर में होगा पहला कंडीशन, और दूसरा सेम साइड में होगा। तो इंटीरियर में सेम साइड में कौन एंगल है, 4 6 एंड 3 एंड 5। एंगल 3 एंड एंगल 5।
ये दोनों इंटीरियर में सेम साइड में है तो ये कोई इंटीरियर एंगल का पेयर होगा। दूसरा पेयर कौन बनेगा? एंगल Angle 4 एंड एंगल 6। समझ में आया कोई इंटीरियर एंगल क्या होता है? Yes, sir. ठीक है, सेम साइड वाला जो इंटीरियर एंगल होगा वो मेरा कोई इंटीरियर एंगल होगा। अब नेक्स्ट आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सर को एक्सटीरियर एंगल भी होता है? हाँ बहुत सारे होते हैं बेटा, बट उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग अगर ये 2-3 ही जानते हैं ना तो हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे नाम को याद करने का कोई मतलब नहीं है। जितना याद रखोगे उतना भूलने का चांस रहेगा, जितना कम याद रखोगे उतना अधिक है, उतना कम चांस रहेगा भूलने का। क्या? यस सर। Yes, ठीक sir. है, तो उसके बिना भी तुम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बिना भी तुम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम उतना भी नहीं जानते हो, अगर तुम ये 3 जानते हो ना तो तुम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है ना ये भी सेम साइड वाला एंगल है पहला, बट इसमें एक एक्सटीरियर होगा और दूसरा इंटीरियर एंगल होगा। यानी कि जो पेयर बनेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल के उसमें एक इंटीरियर होगा और दूसरा एक्सटीरियर होगा और सेम साइड में ये एंगल बनेगा। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं मान लो कि 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल खोजना चाहता हूं तो 1 मेरा एक्सटीरियर में है, एंगल तो 5। इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इंटीरियर में होगा तब, Yes, sir. यस और सर। सेम साइड में होगा। ठीक है, पहला कंडीशन ध्यान रखना, अगर एक एंगल एक्सटीरियर है तो दूसरा इंटीरियर होगा। दूसरा कंडीशन सेम साइड में होना चाहिए और तीसरा एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन है कोरस्पॉन्डिंग के लिए। अगर एक एक्सटीरियर है तो दूसरा इंटीरियर होगा, दूसरा सेम साइड में होगा एंगल, तीसरा एडजेसेंट एंगल नहीं बनना चाहिए। तो 1 अगर मेरा एक्सटीरियर में है तो इंटीरियर में दोनों एंगल होना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग वाला, तो 3 भी है और 5 भी है। बट 3 देखो इसका एडजेसेंट है, 3 1 का एडजेसेंट है ना, Yes, sir. यस सर। यानी कि 3 कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। 3 कोरस्पॉन्डिंग एंगल नो सर। नहीं बनेगा। तो बचा कौन? 5। बचा कौन? 5। यानी कि एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। इसी तरह एंगल 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? एंगल 7। 7। एंगल 7 क्यों होगा? तुम देखो कंडीशन अप्लाई करो, सेम साइड में होना चाहिए एंगल, और अगर ये इंटीरियर में है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सटीरियर में होना चाहिए। तो एक्सटीरियर में 1 भी है और 7 भी है, बट 1 इसके एडजेसेंट में है। मैंने बोला एडजेसेंट में कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बनता है। तो बचा कौन? 7। यानी कि एंगल 3 और एंगल 7 जो है ये इसका एंगल 3 और एंगल 7 कोरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह इधर भी पहचान सकते हो, 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? 6। 6। 4 का कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा? 8। सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी सारे लोग पहचान सकते हो? यस सर। ओके, आखिरी आते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब नाम है ना इंटीरियर, यानी कि ये भी मेरा इंटीरियर वाला एंगल ही होगा। समझ में आया? बट अल्टरनेट है ना, यानी कि अल्टरनेट का मतलब क्या है? दोनों जो है सेम साइड वाला एंगल नहीं होगा। जो पेयर बन रहे होंगे एक साइड होगा तो दूसरा अपोजिट वाले साइड में होगा, और तीसरा एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में 3 4 6 5 यही 4 एंगल आएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं आएंगे। तो पहला कंडीशन मैंने क्या बोला? इंटीरियर में होना चाहिए, दूसरा सेम साइड में नहीं होना चाहिए, सेम साइड में नहीं होना चाहिए, और तीसरा एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। तो 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमको खोजना है। तो 5 तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये सेम साइड में है। मैंने बोला सेम साइड में नहीं होना चाहिए, तो कौन हो सकता है? 4 और 6 हो सकता है, बट मैंने बोला है कि एडजेसेंट भी नहीं होना चाहिए। तो 3 के एडजेसेंट में कौन है?
4, यानी कि 4 नहीं होगा, तो 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन बनेगा? 6। एंगल 6। यस सर। हाँ, तो 3 और एंगल 6 जो होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तुम ऐसे देख सकते हो, डायगोनल की तरह, है ना? यस सर। 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होगा? एंगल 5 5। एंगल 5। 4 का इंटीरियर एंगल 5 होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोई इंटीरियर एंगल पहचान सकते हो? यस सर। यस सर। सर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है? मैंने बोला बेटा बहुत सारे एंगल होते हैं, बट हमने क्या बोला, ये 3 एंगल ही मेरे लिए सफिशिएंट है, हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इन 3 एंगल के बेसिस पर ही। वो हो सके हायर क्लास में होगा। ठीक, नहीं हायर क्लासेस में नहीं है, क्लास 7 में भी तुम खुद से अब नाम पहचान सकते हो ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट है तो सेम साइड में नहीं होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहर के एंगल होंगे, तो तुम खुद से अब डेफिनेशन नहीं बना सकते। यस सर, बना सकते हैं। ठीक है, हमने इसीलिए तो हर नाम के साथ तुमको बता दिया। अल्टरनेट इंटीरियर यानी कि इंटीरियर में होगा, अल्टरनेट है यानी कि सेम साइड में नहीं होगा, और सेम साइड में नहीं होगा, तीसरा एडजेसेंट नहीं होगा। तो इसी के बेसिस पे हमने ये डेफिनेशन बनाया। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर में एंगल होगा, अल्टरनेट है यानी कि एक अगर इधर होगा तो दूसरा इधर होगा, और एडजेसेंट नहीं होगा। तो 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन होगा? 8 होगा। यस सर, एंगल 8 होगा। तो यही मैंने बोला, हमको इसकी जरूरत नहीं है, इसके बिना भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, अब फाइनल आते हैं। ये सारे एंगल तो पहचान रहे हैं, बट ये सारे एंगल हमेशा बराबर नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना। कोई इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री नहीं होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर नहीं होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा बराबर नहीं होता है। कब इसका सम 180 डिग्री होगा, कब ये दोनों बराबर होगा और कब ये दोनों बराबर होगा? जब ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल होगा ना, ये दोनों लाइन मेरा क्या होगा? पैरेलल। तब कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। समझ में आया कब ये इक्वल होगा और कब इसका सम 180 डिग्री होगा? यस सर। जब मेरा ये लाइन पैरेलल होगा। तो अब अगर ये लाइन मेरा पैरेलल हो गया, अगर ये लाइन मेरा पैरेलल हो गया, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब हम बोलेंगे कि एंगल 3 और 5, सॉरी सेम साइड में आना चाहिए ना, 3 इधर है और 5 इधर है। ठीक है, एंगल 3 और 5 इसका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, यानी कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कब होगा? सर हाँ, बोलो। जितना भी एंगल होगा अगर पैरेलल हो वो तो सबका 180 होगा सम। नहीं, और ये कोरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, आ रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल का नहीं हो सकता। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमेशा इक्वल होता है, वो पैरेलल हो या ना हो। सर उसका सम 180 डिग्री नहीं होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, ओके सर। हाँ ओके। सो सर लेकिन आपने डबल 5 लिख दिए, 4 नहीं लिखे आप सर। अच्छा 4 इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो 3 + 5 कोई इंटीरियर एंगल है, इसका सम 180 डिग्री होगा। 4 और 6 कोई इंटीरियर एंगल है तो इसका सम 180 डिग्री होगा। और एंगल 1 और एंगल 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होगा। ये सब हम कब बता रहे हैं? जब ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल है। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 7, इधर 7 है और इधर 8 है, एंगल 3 और 7 बराबर होगा कब? जब मेरा ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? बराबर होगा। इसी तरह 3 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि लाइन मेरा पैरेलल हो गया है।
इसी तरह 4 और 5 ये दोनों भी बराबर होगा कब? जब लाइन मेरा पैरेलल हो। समझ में आया? यस सर। यस सर। जब लाइन मेरा पैरेलल है तभी हम इसका सम 180 डिग्री और इन सारे एंगल को बराबर बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, बट कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होता है? जब लाइन मेरा पैरेलल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात की ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बनता है? दो लाइन को इंटरसेक्ट करने से बनता है। तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, लाइन मेरा पैरेलल हो या ना हो। यहां पे देखो 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यस सर। तो ये इक्वल होगा, इक्वल होगा। इसमें लाइन के पैरेलल होने या ना होने की कोई बात नहीं आती है। 2 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी इक्वल होगा। इसमें भी लाइन के पैरेलल ना पैरेलल होने की बात नहीं आती है। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके। सो ये सारी चीजें तुम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था, तुम लोगों ने ये सारी चीजें मिस कर दी। ठीक है, चलो मैंने एक बार रिकॉल कर दिया है। अब आगे के क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Okay, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus angle B is 180 degree? तो एंगल D प्लस एंगल B एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो एंगल D और एंगल B इसका सम 180 डिग्री है। ठीक है, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल मेरा पैरेललोग्राम होगा? इसका सम 180 डिग्री है, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल मेरा पैरेललोग्राम होगा? बताओ। नहीं। यस सर। क्यों? ओके, चलो मैं रीजन दे रहा हूं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये वर्टिकली अपोजिट, सॉरी अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल है ना क्वाड्रिलेटरल के पैरेललोग्राम का, ये अपोजिट एंगल है। हमने क्या पढ़ा है? पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। ये पढ़ा है? यस सर। अब दोनों का सम 180 डिग्री है, तो दोनों का वैल्यू कितना होगा? कोई बता सकता है? 180 डिग्री दोनों का सम है और दोनों इक्वल है, तो एक एंगल का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। 90। 180 डिग्री को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे ना हम, तो 180 डिग्री को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री 90 डिग्री, इसका वैल्यू 90 डिग्री। अब ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। क्यों? अच्छा, ये 90 हो गया ना, यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब तुम देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये दोनों 90 डिग्री आया, तो इससे हमको कोई कुछ कंक्लूजन मिल रहा है क्या? कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा है ना। हम नहीं बोल सकते ना कि ये एंगल का वैल्यू जो होगा ये भी बराबर होगा। ये तो एक ही पेयर बराबर है, दूसरा पेयर बराबर होगा या नहीं होगा ये हम नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है ना कि इसका वैल्यू जो है वो 30 डिग्री आ जाए और इसका वैल्यू जो है वो 150 डिग्री आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है ना? क्या? यस सर। क्या? तो इसका मतलब है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल तो है, बट ये पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम अगर होता तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते, बट ये दोनों तो इक्वल है, बट इन दोनों के बारे में हम नहीं बोल सकते, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया इन दोनों के बारे में। तो इन दोनों का वैल्यू, इसका वैल्यू 30 और इसका वैल्यू 150, ऐसा भी हो सकता है।
मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, सर। सर Yes, sir. ओके, सो ये क्यों Yes, sir. पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है? ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? समझ में आया? सर वीडियो नहीं दिख रहा। वीडियो नहीं दिख रहा है? सर दिख सर दिख रहा है। सर दिख Okay. रहा है, लेकिन दो मतलब आपके नाम से आया था सर। वो कुछ टेक्निकल एरर होगा, है ना? यस सर। सर मेरा भी कभी कभी आता है दो नाम से। हाँ, ओके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखो, एडी और बीसी बराबर है, ए बी सी डी। ए बी कितना है? 8 सेंटीमीटर। डीसी कितना है? 8 सेंटीमीटर। एडी कितना है? 4 सेंटीमीटर। बीसी कितना है? 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? सर एडी और बीसी इक्वल नहीं और अपोजिट साइड्स इक्वल होता है पैरेलल। हाँ, यस, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो ये दोनों तो इक्वल ही नहीं है। इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 4.4 है, तो ये पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है ना? सिंपल है ना? अगर हमको डेफिनेशन और प्रॉपर्टी याद है तो हम जितना भी क्वेश्चन है ना पैरेललोग्राम का वो सॉल्व कर सकते हैं। बहुत टफ नहीं है ये। समझ में आया सबको? यस सर। तो जो तीसरा वाला पार्ट है वो मैं नहीं कर रहा हूं। तीसरा वाला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो खुद से कर लेना, ठीक है? सर 4 नंबर ना, वो 4 नंबर जो है वो मैं एग्जाम के बाद बता दूंगा। ये थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। 4 जो है वो मैं एग्जाम के बाद बता दूंगा, ठीक है? ठीक है? सर तो मतलब होमवर्क 3 क्वेश्चन तक बनाना है। नहीं, 4 नंबर मैंने बोला कि एग्जाम के बाद मैं बताऊंगा, बाकी सब के बारे में मैंने नहीं बोला है, ठीक है? सर 4 नंबर ना, यानी कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो सब होमवर्क रहेगा सर। हाँ, वो तो मैंने सारा बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में ही 1 2 3 क्वेश्चन बचे, है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। 4 मैंने छोड़ने बोला। 5 नंबर पे आओ। द मेजरमेंट ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3:2। ये मेरा पैरेललोग्राम है, इसका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन कौन है, कोई बता सकता है? बी का एडजेसेंट एंगल AC और डी का भी AC। हाँ, बी का ए और सी, डी का सी और ए। तो हम कोई एक एडजेसेंट पेयर की बात करेंगे, मान लो बी और सी की बात करते हैं। तो क्या बोल रहा है, इन दोनों का रेशियो जो है वो 3:2 है, यानी एंगल बी इज टू एंगल सी, इसका वैल्यू जो है वो 3:2 है, ये दिया हुआ है। तो एंगल बी को हम क्या मानेंगे, बताया गया है ना, 3x, और एंगल सी को क्या मानेंगे, 2x। मान सकते हैं ना ऐसे, रेशियो अगर दिया होता है तो। यस सर। और तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये और ये पैरेलल है, तो ये और ये मेरा एक और एंगल है। इन दोनों एंगल को हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल। और पैरेललोग्राम में को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जो को इंटीरियर एंगल बनेगा उसका सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x प्लस 2x, इसका वैल्यू 180 डिग्री। अब x का वैल्यू निकल जाएगा इससे, x का वैल्यू इससे निकल जाएगा। यस सर। यस सर। अब x का वैल्यू इससे अगर निकल जाएगा तो x का वैल्यू यहां पुट कर देना। x का वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो तुमको एंगल b और एंगल c पता चल जाएगा। अब एंगल b और c पता चल गया तो b किसके बराबर होता है, d के बराबर, तो d पता चल जाएगा। c का वैल्यू पता चल गया तो c किसके बराबर होता है, a के बराबर, तो a का वैल्यू पता चल जाएगा पता। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है, सिर्फ हमको ये वाला पार्ट ध्यान रखना था। ओके, क्वेश्चन नंबर
5 वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। 6 2 adjacent angle of a parallelogram have equal measure, find the measurement of each angle of a parallelogram। अब क्या बोल रहा है, एडजेसेंट एंगल जो है वो इक्वल मेजरमेंट का है, तो दोनों का सम 180 डिग्री होता है और दोनों का वैल्यू अगर इक्वल है तो दोनों का वैल्यू कितना होगा, कोई बता सकता है? ये तो ओरल क्वेश्चन है सर। हाँ सर जो सर क्लास वो सर जो बोले थे सर असाइनमेंट जमा करने से वो सब फिर से सर वीडियो भेज दीजिएगा तो। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा। बी और सी का सम 180 डिग्री। अच्छा ठीक है, बस 2 मिनट में और लूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। बी और सी का सम 180 डिग्री होता है और बी और सी का वैल्यू इक्वल दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 6 में, तो मुझे बता सकते हो बी और सी का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। होगा या नहीं? समझ में आया सबको? क्या? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 7 इजी है, 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। मैं एक क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये आखिरी क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए, इसके बाद के बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ये देखो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ये है 3y-1, ये है 26, ये है 3x और 18। तुमको y और x का वैल्यू निकालना है, तो पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इसमें, कोई बता सकता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो 3x जो है वो 18 के बराबर है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। फिर 3y-1 जो है वो 26 के बराबर है, तो y का वैल्यू इससे निकल जाएगा। तो देख रहे हो ना, ये सिंपल प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये जस्ट डिस्कस कर दिया क्वेश्चन, ये बनाने के लिए तुम खुद से बना सकते हो। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका दूसरा पार्ट भी इजी है। ये पैरेललोग्राम है, ये 20 है, ये y+7 है, ये 16 है, ये x+y है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कोई बता सकता है इसमें? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो 20 विल बी इक्वल टू y+7 एंड x+y इज इक्वल टू 16। अब देखो इससे y का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया? सर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है। वीडियो क्लियर नहीं है? नो सर। अभी देखो। यस सर, लेकिन थोड़ा क्लियर अभी दिख ठीक रहा है, है। ठीक है। यस सर। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये प्रॉपर्टी यूज किया कि डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो 20 जो है वो y+7 के बराबर होगा, x+y जो है वो 16 के बराबर होगा। तो अब तुम देखो इससे y का वैल्यू निकल जाएगा, सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व करना जानते हो। y का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो इससे हमको x का वैल्यू निकल जाएगा, तो जो x और y है दोनों का वैल्यू पता चल जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ओके, सो ट्राई करना क्वेश्चन इस चैप्टर के, जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बना सकते हो, सारे क्वेश्चंस इजी हैं। पैरेललोग्राम के सिर्फ तुमको प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। ओके, सो चलो क्लास खत्म करते हैं फिर, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर वो जब अटैचमेंट पे हम लोग भेजेंगे कॉपी में लिख के आंसर एग्जाम हाँ। का, तो सिर्फ आपको ही दिखेगा? हाँ हाँ, सिर्फ आपको ही मुझे ही visible दिखेगा, होगा वो। इसीलिए मैंने बोला कि फ्रंट पे नहीं डालना। हाँ हाँ, सिर्फ मुझे ही विजिबल होगा, फ्रंट पे अगर डालोगे तो कोई भी देख सकता है। यस सर। तो सर आप वो वाला वीडियो एक बार भेज दीजिएगा, गलती से डिलीट हो गया था।